Assalamualaikum everyone. This is Mohammad Wasif. I'm here with my group member Awais Farooq, and the topic of presentation is direct public offerings. That is the threat to investment banking. Basically, DPO या direct public offering हमारे पास क्या है? It is a method for companies to raise capital without involving traditional investment banking. Basically, जब भी कोई भी कंपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक या किसी भी और इंटरमीडिएट के बगैर अपनी जो शेयर्स होते हैं उनको ट्रेड करता है ओपन मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसे हम डायरेक्ट पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। बेसिकली ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है, जिसमें आपकी जो फाइनेंशियल एक्सपर्टीज आपको प्रोवाइड की जाती है, एडवाइजरी सर्विसेज हो गई, आपकी कैपिटल मार्केट की एक्टिविटीज हो गई, आपके कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, आप सब उन चीज़ों से को निगलेक्ट करके डायरेक्टली अपने कंपनी की वर्थ के ऊपर, आपकी कंपनी की जितनी ग्रोथ होती है, जितनी भी उसकी रेपुटेशन होती है, उसकी बेस पे जो आप ऑफरिंग करते हैं उसको डीपीओ कहते हैं, डायरेक्ट पब्लिक ऑफरिंग। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें वन नोटेबल कंपनी दैट यूटिलाइज द डीपीओ इज द आउटडोर रिटेलर Patagonia, which offered shares directly to its customers in 2020, allowing them to invest the company's mission driven initiatives। अब नोटेबल कंपनी क्या होती है, बेसिकली जो कि अपने एक प्रॉपर जिस मार्केट की वो कंपनी होती है उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हासिल कर चुकी होती है और उसकी एक बहुत ही अच्छी वर्थ बन चुकी होती है उस मार्केट में, उस इंडस्ट्री में, कि उस कंपनी का नाम बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है, हर बंदा उससे वेल नोन होता है, तो इसलिए उनको डायरेक्ट ऑफरिंग करने में कोई इशू नहीं होता, कोई भी परेशानी फेस नहीं करनी पड़ती। ओके, सेकंड वन इज द डिसइंटरमीडिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बेसिकली ये क्या है, इट इज द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्रेडिशनली प्ले अ क्रूशियल रोल इन फैसिलिटेटिंग द आईपीओ। बेसिकली जो आपके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स है उसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट बैंक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपकी जो इंटरमीडियरीज हैं उनको जिनको हम मिडल मैन भी कहते हैं उनको एक खत्म कर देते हैं या बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं। उसके अलावा हमारा जो क्राउड फंडिंग हो गया, डायरेक्ट लिस्टिंग हो गई, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बेसिकली सारे वो मेथड हैं जिनके थ्रू आप विदाउट एन इंटरमीडियरी अपना शेयर्स को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। एग्जांपल में हमारे पास है कि इन 2019 Slack Technologies, a collaboration software company, opted for a DPO, sidestepping the need for an investment bank as an intermediary। बेसिकली जो Slack Technologies थे उन्होंने विदाउट हेल्प ऑफ एनी इंटरमीडियरी अपनी जो और शेयर्स थे वो पब्लिक ऑफर किए थे, और उन्होंने जिस मेथड को यूज किया था वो था डायरेक्ट लिस्टिंग। बेसिकली डायरेक्टली उस स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं और अपने जो शेयर्स की लिस्टिंग प्रोवाइड करते हैं जहां पे एक आम पब्लिक आके उसको परचेज कर सकती है। Okay, the third one topic is the increased accessibility and democratization of capital market। बेसिकली इससे क्या होता है कि ये रिड्यूस कर देता है बैरियर्स को, किनके लिए, उनके लिए जो कि हमारे पास एक पब्लिक है, जो कि इन्वेस्टर्स हैं, उनकी एक ब्रॉड रेंज होती है हमारे पास मार्केट में, उनके लिए जो जब भी हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के थ्रू जाते हैं किसी इंटरमीडिएट के थ्रू, तो उनके ऊपर काफी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनकी वजह से काफी लोग एलिजिबल नहीं होते इन्वेस्ट करने के। लेकिन जब आप डायरेक्ट पब्लिक ऑफरिंग करते हैं तो इस तरह के जो बैरियर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं जो एक एवरेज इन्वेस्टर होते हैं मार्केट में। उसके बाद जो हमारे पास रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए भी इन्वेस्ट कर सकेगा, उसके ऊपर कोई ऐसी रूल रेगुलेशन नहीं होती कि जो उसको नेगलेक्ट कर सके। उसमें हमारे पास जो एक एग्जांपल है वो है कि कॉइन बेस, जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म था, जो कि पब्लिक से public which is went public through a DPO in 2021, enabling retail investor to participate in the company's growth। तो बेसिकली इन्होंने जो मेथड यूज किया था वो भी डायरेक्ट लिस्टिंग का था। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अवैस, प्लीज कम एंड represent his part। Assalamu alaikum. Next part is regulatory consideration. Regulatory consideration are crucial to ensure the protection of investor with society laws and protect investor। Basically ये regulatory consideration जो है ये investor को protect करने के लिए होता है। तो इसमें पहला point जो है वो हमारे पास आ जाता है security law compliance।
companies must comply with applicable security laws and regulation. Companies जो हैं वो एक specific act के through जो है वो काम कर रही होती हैं, such as Security Act of 1933 in the US, which ensure investor protection and transparency. ऐसा कोई भी एक्ट जो है वो इन्वेस्टर को जो है वो किसी भी सिचुएशन में प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक ऑफरिंग में जो हमारे पास डीलिंग हो रही होती है वो एक कंपनी टू इन्वेस्टर डायरेक्ट हो रही होती है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक. द नेक्स्ट पार्ट इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. किसी भी कंपनी के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो कोई भी जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो डिस्क्लोज करे इन्वेस्टर के थ्रू, ताकि वो कोई भी डिसीजन लेते हुए किसी भी किस्म की गलतफहमी का शिकार ना हो. Proper and accurate disclosure is essential in direct public offering. Companies need to provide detailed information about their business, financial operation, risk factor management and other information. कंपनी को चाहिए होता है कि वो तमाम किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो इन्वेस्टर तक जो है वो पहुंचाए, और वो इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. इन्वेस्टर को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं? रेगुलेटरी अथॉरिटीज प्रायोरिटाइज इन्वेस्टर protection, and company issuing security through a direct public offering must ensure they provide sufficient information to investor. इन्वेस्टर के पास तमाम किस्म की जो है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे वो कोई भी जो है वो इन्वेस्टमेंट का जो है वो डिसीजन जो है वो ले सके. नेक्स्ट हमारे पास है एंटी फ्रॉड मेजर. किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए हमारे पास जो कंपनीज मस्ट एडहेयर टू एंटी फ्रॉड मेजर एंड अवॉइड मेकिंग फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन देयर ऑफरिंग मटेरियल. इसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक. इन्वेस्टमेंट बैंक के ऊपर जो है वो डायरेक्ट पब्लिक ऑफरिंग का क्या जो है वो इफेक्ट होता है. डीपीओ में डायरेक्ट पब्लिक ऑफरिंग may pose threat to investment bank revenue stream, as it is a process by which a company can offer its share directly to the public without the involvement of intermediaries. कोई भी जो है वो डायरेक्ट पब्लिक ऑफरिंग में जो है वो कोई भी किसी भी किस्म का जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बैंक की जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो इससे जो है वो इफेक्ट होती है. सबसे बड़ा लॉस जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को होता है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स को होता है, वो क्या होता है? रिड्यूस्ड अंडरराइटिंग फीस. इन्वेस्टमेंट बैंक टिपिकली अर्न सब्सटेंशियल फीस थ्रू अंडरराइटिंग इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है तो अंडरराइटिंग के थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंक को कोई किसी एक फी मिल रही होती है, वेयर दे परचेज शेयर फ्रॉम द कंपनी एट डिस्काउंटेड प्राइस एंड सेल देम to institutional investor, while in direct public offering the companies डायरेक्ट सेल इट शेयर एंड एलिमिनेट द नीड ऑफ अंडरराइटिंग. अंडरराइटिंग जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, जिसकी वजह से अंडरराइटिंग फीस जो है वो डिक्रीज हो जाती है इन्वेस्टमेंट बैंक्स की. नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस. इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस टू द कंपनीज गोइंग पब्लिक, हेल्प देम विद स्ट्रेटजी, डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड डिटरमाइनिंग द. जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो किस तरह से डायरेक्ट पब्लिक ऑफरिंग में जो है वो अपना किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं. तो वो किसी भी किस्म की एडवाइजरी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं कंपनीज को, कि वो कंपनीज को और इन्वेस्टर्स को एज वेल, कि वो किसी भी किस्म का कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो ले सकें. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. अल्लाह हाफिज. जुम्मा मुबारक.